हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स द ब्रेक डाउन। तो जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे जो कि 6 कार्बन एटम का है और उसका ब्रेक डाउन हम लोग कराएंगे पायरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो इस प्रोसेस में आपके 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, कौन सा एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है, इसका क्या रोल होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और इससे हमें ग्लूकोज के जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि इससे जब पाइरुवेट बनता है तो ये क्रेब साइकिल में जाकर एटीपी का प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप्स होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग हेडिंग्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। दिस इज़ द मॉलिक्यूल नेम, जो भी मॉलिक्यूल बनेगा, एंड ये एंजाइम, जो भी एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले ग्लूकोज होता है जो कि हमारा प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है जिसको हमें ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड बनाना है। तो ये हमारा 6 कार्बन एटम होता है और ये 6 कार्बन इस तरीके से इसमें अटैच रहते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो होगा ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यानी कि इसके 6th पोजीशन पर, जो कार्बन 6th पोजीशन पर होता है, उस पर एक फॉस्फेट आकर अटैच हो जाएगा। तो इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस रिएक्शन को इन्वॉल्व कराने के लिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होगा वो इन्वॉल्व होगा। अब क्योंकि हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया है, यानी कि एक फॉस्फेट इसमें ऐड हुआ है, तो यहाँ पर हमारा एक एटीपी खर्च होगा। एटीपी जो होगा वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो एक फॉस्फेट है वो यहाँ पर आकर कार्बन 6th कार्बन पे 6 पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का जो फ्रक्टोज है ये एक आइसोमर होता है, ऑप्टिकल आइसोमर होता है। तो ये जो फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज है, तो इसीलिए ये इसको ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम रहेगा, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में एक और एटीपी आकर अपना फॉस्फेट इसको दे देगा। अब इस बार ये जो फॉस्फेट है ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है डेट इज़ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये अनस्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और जब ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स में जो कि एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। फ़र्क इतना होता है कि ये एसीटोन ग्रुप होता है और ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप होता है। दोनों ही इंटर कन्वर्टेबल होते हैं अपने आप में। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा होगा डेट इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसे हम DHAP भी बोल सकते हैं, और सेकंड जो होगा डेट इज़ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P भी हम इसको बोल सकते हैं। इस रिएक्शन को कराने के लिए जो एंजाइम है डेट इज़ ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, एंड बोथ ऑफ दीज कंपाउंड आर इंटर कन्वर्टेबल। सो फर्दर स्टेप्स के लिए हम इन दोनों में से किसी भी कंपाउंड को ले सकते हैं। एनसीईआरटी में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दिया गया है, तो हम इसे भी ले सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड बनेगा डेट इज़ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसमें जो एंजाइम होगा डेट इज़ G3P डिहाइड्रोजिनेज। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो कार्बन होते हैं इस पर फर्स्ट पोजीशन पर तो फॉस्फेट लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन उसके बाद थर्ड पोजीशन पर भी फॉस्फेट ग्रुप आकर जो है वो जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें ATP इन्वॉल्व नहीं होगा। इस स्टेप में ATP इन्वॉल्व नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इसमें कोई जो एंजाइम होता है ये भी इन्वॉल्व नहीं होता है, और कुछ लोग मानते हैं कि इसमें जो एंजाइम होता है डेट इज़ G3P डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1,3-बिसफॉस्फेट जो होता है ये वापस से फिर कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब इसमें यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पर जो हमारे फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए थे वो हट जाएंगे, और हट जाएंगे तो क्या होगा, ADP से ATP बनेगा, यानी कि डाईफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बनेगा। यहाँ हमें 2 मॉलिक्यूल्स ATP के मिले हैं। तो अब तक हमारे 2 ATPs जो हैं ये यहाँ पर 1 ATP 2 ATP, यहाँ पर 2 ATPs हमारे लगे हैं, और यहाँ पर हमें हमारे 2 ATPs वापस मिल गए हैं। ओके, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, एंड द एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नेक्स्ट स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि इसमें आइसोमराइजेशन होता है। 3 पोजीशन से ये 2 पोजीशन पर फॉस्फेट आकर जुड़ जाता है। कुछ लोग इसको फॉस्फोग्लिसरेट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है, एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी कि जो इसका आइसोमराइजेशन करा देता है। नेक्स्ट इज 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है इसका डिहाइड्रोजिनेशन होता है इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और अब ये बन जाता है 3-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। वापस से ये क्या बन जाता है, 3-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो यहाँ पर ये 3 कंपाउंड का कार्बन बन जाता है, वापस से थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट जो होता है ये आकर इसमें अटैच हो जाता है। अब इस फॉस्फेट को भी हमें हटाना है, तो उसके लिए ADP आएगा, और ADP से फिर वापस ATP बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमें 2 ATPs जो हैं वो मिल रहे हैं एनर्जी करेंसी की फॉर्म में। एंजाइम इज पाइरुवेट काइनेज, बिकॉज लास्ट सबस्ट्रेट जो है हमारा वो क्या बनेगा, पाइरुवेट बनेगा या पाइरुविक एसिड बनेगा। तो ये 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स हमें मिलेंगे, यानी कि 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं लास्ट में एंड प्रोडक्ट में 1 ग्लूकोज के लाइसिस से, 1 ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस।